हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और लास्ट आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं, मैं लगातार करियर के ऊपर बार बार वीडियोस बना रहा हूँ। बिकॉज करियर काउंसलिंग और करियर जो हम पाथ चूज़ करते हैं अपने लिए 11th 12th में, और जो भी आगे फ्यूचर बीटेक जहाँ पे करनी है या फिर कोई और फील्ड चूज़ करनी है हमें, तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है हमारी लाइफ का। इस समय राइट डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट्स वाई मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। जहाँ उन जो बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं उनको कैसे करियर चूज़ करना चाहिए, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। बिकॉज ज़्यादातर ऐसा होता है हमारे इंडिया में कि हम बीटेक के बाद सोचते हैं कि अभी क्या करना है, जब बीटेक के बाद हम एक नई फील्ड ही चूज़ कर लेते हैं अपने लिए। वैसे लाइफ में कभी भी हम नई फील्ड चूज़ कर सकते हैं, लाइक सर्कमस्टांसिस के हिसाब से नई चीज़ें सीखनी चाहिए। बट स्टिल जब आप 10th में हो और 11th 12th में हो, और उस समय स्पेशली 10th में अगर आप हो, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है उस समय जानना कि लाइक आप आगे का फ्यूचर कैसे प्लान करने वाले हो। बिकॉज 11th और 12th में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। बिकॉज 11th में आपको 12th के लिए और सारे सब्जेक्ट्स की डीप डीप तरीके से तैयारी करनी है। बिकॉज आगे जाके आपको कम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। आप कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे तभी जाके आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। सो 10th इज़ द टाइम जब आप 10th एंड 11th इज़ द टाइम जब आप अच्छे से प्लान करते हो कि लाइक आपको आगे क्या करना है, और उस तरीके से तैयारी करते हो। बिकॉज 12th में फिर 12th के हाफ से ही कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू हो जाती है, और एग्जाम शुरू हो जाते हैं, उनके फिलअप शुरू हो जाता है, बहुत कुछ रहता है। प्री एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं कॉलेज स्कूल्स में। सो टाइम ही नहीं मिलता है कि आप प्लान कर सको अपने लिए। सो आज मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने एक दोस्त को बुलाया है जिसका नाम है बिबू महापात्रा। सो इनको बुलाने का मेन कंसर्न ये है कि इन्होंने, देखो, इनके जैसा सबको नहीं, सबके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि वो अपना करियर वैसे ही चूज़ कर सके जैसे वो चाहते हैं। सम टाइम पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रहता है, सब टाइम किसी और का इन्फ्लुएंस रहता है, और हम एक रॉन्ग करियर पाथ चूज़ कर लेते हैं। तो इनको बुला के जस्ट इस डिस्कशन से हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि कैसे अपने करियर में आपको अलग अलग लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए बच्चों को, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की ये वीडियो पेरेंट्स के लिए और जो 10th 11th क्लास में जो बच्चे हैं दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं बेबू का हमारे प्लेटफॉर्म पे, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके बेबू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें थोड़ा समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मतलब आप आप जब आपने ये एग्रीकल्चर फील्ड चूज करी, बिकॉज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब आजकल के एज में जब बच्चे बीटेक एमबीए डॉक्टर ये वो बन रहे हैं, और आप एक एग्रीकल्चर रिसर्चर के रूप में जा रहे हो, डिफरेंट फील्ड चूज करी, तो किसने आपको इन्फ्लुएंस किया जब आपने ये फील्ड खुद चूज करी? किस तरीके से गाइड हो, ये मतलब क्या गाइडेंस प्रोसीजर था आपका इसमें? एक्चुअली भैया, मैंने एग्रीकल्चर फील्ड, मेरा पहले से कोई मतलब ऐसे चॉइस नहीं था। मैंने भी वही हम्म। इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसा ही सुना था। जब मैं हम्म। 10th क्लास तक आया, बोर्ड्स के बाद मुझे पता चला दो, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स लेके आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम्म। या फिर आप दोनों कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे बचपन से इंटरेस्ट था कि मुझे रिसर्च लाइन में जाना है। इतना मैं जानता था कि मुझे किसी रिसर्च वगैरह लाइन पे जाना है, और वो पता नहीं था कि कैसे जाना है, क्या करना है, प्रिपरेशंस क्या रहेगा, ये मुझे ठीक से पता नहीं था। तो तब हम्म। मैंने जाना बायोलॉजी, मेरा बायोलॉजी थोड़ा अच्छा रहता था, तो मैंने बायो लिया। बायो के बाद मुझे पता चला कि बायो लेने के बाद आपको मेडिकल फील्ड में, ज्यादातर मेडिकल फार्मेसी यही रहता है। एग्रीकल्चर तब तक हम्म। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। और इंजीनियरिंग में हम्म। तो सब जानते हैं, आईआईटीज एनआईटीज बीटेक वगैरह जो रहते हैं। तो हम्म। फिर मैं जब 11th क्लास में आया, तो मैंने एक्चुअली कोचिंग लिया हुआ था। 11th क्लास में मैं जब आया तो 11th क्लास में मुझे पता चला रिसर्च के लिए, आपको अगर रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए अपना एक इंस्टीट्यूट्स रहता है। जैसे नाइजर हो गया, आइजर हो गया, ये इंस्टीट्यूट रहते हैं जो कि बेसिकली डील्स करते हैं रिसर्च एरिया में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तब तक मुझे पता चला ठीक है, नाइजर आइजर ये रहते हैं। तो मैंने 11th हम्म। क्लास अपना देखा कि बायो को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जितना तो होता था, फिर और थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो मैंने देखा कि मेरा बॉटनी में ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ मैं, मतलब बॉटनी में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, और बॉटनी फील्ड में मैं ज्यादा अपना मार्क्स सिक्योर कर पा रहा हूँ एज कम्पेयर टू जूलॉजी। तो मैंने सोचा कि बॉटनी में तो ज्यादातर डीलिंग जो रहता है वो प्लांट्स की तरफ रहता है। हम्म। तो फिर एक बार मैं ऐसे ही अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहा था, तो मेरे एक टीचर ने बताया कोचिंग में कि एग्रीकल्चर एक फील्ड रहता है जिसमें आप प्लांट्स के साथ डील कर सकते हो।
बॉटनी भी एक फील्ड रहता है, बच्चे बीएससी बॉटनी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको पूरे प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं कि प्लांटेशन डिवीजन में जाना पड़ेगा, या फिर उस पे थोड़ा करियर क्या रहता है कि मतलब ज्यादा सुरक्षित नहीं रहता है करियर, आप बता सकते हैं ऐसे। तो मैंने फिर सोचा ठीक है एग्री देखते हैं, 12th क्लास में अभी तो बोर्ड्स बाकी है, मतलब कितने मार्क्स आते हैं क्या रहते हैं वो सब। तब तक मैं 11th क्लास में एक्चुअली जान गया कि एग्रीकल्चर एक फील्ड रहता है, लेकिन कौन से एग्जाम्स होने वाले, क्या एग्जाम्स होते हैं, कैसे करना पड़ता है, ये सब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो ओके। मैंने 12th में आके इसके बारे में पूरा रिसर्च किया कि एग्रीकल्चर क्या रहता है, और बीएससी बॉटनी अगर और बीएससी एग्रीकल्चर में डिफरेंस क्या क्या रहता है, और रिसर्च फील्ड मतलब रिसर्च वगैरह में कहाँ पे जा सकते हैं। तब मैंने देखा कि नाइजर आइजर और एग्रीकल्चर, ये आईसीआर एक टर्म मुझे तब पता चला, जो कि रहता है ओके। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मतलब जो एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऊपर डील करते हैं बेसिकली। उसमें ही वही ओके। प्लांट्स वगैरह, क्रॉप हार्वेस्टिंग, यही रहता है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं बेसिकली। लेकिन बॉटनी में आपको इतने सारे डिपार्टमेंट नहीं मिलेंगे जितने एग्रीकल्चर में आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया और सेरिकल्चर हो गया, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मतलब आपके लिए लाइन खुल जाते हैं। ओके। तो मैंने तब जाना कि आईसीआर का एग्जाम्स रहता है, जिसमें आप देंगे तो आप आगे जाके बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब कोर्स आप ले सकते हैं गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे। और एग्रीकल्चर मुझे इसलिए इंटरेस्ट था, ऊपर से मैंने रिसर्च तो एक मेरा पहला मोटिव था, सेकंड मोटिव एग्रीकल्चर इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मैंने देखा एग्रीकल्चर एक अपकमिंग और ग्रोथ मतलब उसके उसमें ज्यादा होने वाले आगे जाके फ्यूचर्स में। और एग्रीकल्चर फील्ड इसलिए भी मैं थोड़ा मतलब देखने लगा क्योंकि मुझे बीच में वो फार्मर्स वगैरह वो लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारे मतलब इन्वेंशन अभी करने बाकी है। साइंटिस्ट दिन रात लगे रहे हैं कि इन्वेंशन कैसे आगे बढ़ता रहे, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर का फील्ड अमेरिकन मतलब यूएस स्टाइल में तरफ हम लोग पहुंच पाए, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सके, ताकि नेचुरल केमिकल्स, ताकि हमको भी जो फार्मर्स हो वो भी बेनिफिशियल रहे, और जो कंज्यूमर हो वो भी बेनिफिशियल रहे। और एग्जैक्टली। इसलिए मैंने एग्रीकल्चर का फील्ड चूज किया। ओके, तो मतलब बेसिकली ये एक लाइक डिजायर था, जो डिजायर के अकॉर्डिंगली आप स्टेप बाय स्टेप अपने टीचर से कंसल्ट किया और थोड़ा बहुत टीचर्स ने जी। बताया, एंड देन एंड समहाउ अदर यू फाइंड आउट कि ओके दिस ये एग्जाम होता है एंड दिस इज थिंग। तो फिर तैयारी कैसे करी आपने एग्जाम की, और मतलब क्या मतलब किसी ने एग्जाम की तैयारी के लिए वो गाइड किया, और क्या ये एग्जाम मतलब नॉर्मल एग्जाम जैसे होता है जैसे ट्रिपली वगैरह होते हैं, या फिर ये कुछ थोड़ा अलग जेई मेंस जैसे होते हैं, अलग कुछ अलग होता है उसमें, इस मतलब इन सबसे अलग होता है बेसिकली या फिर? बेसिकली ये जो एग्जाम होता है ये भी बिल्कुल नीट और जेई आईआईटी जेई की तरह रहता है। इसमें भी ओके। आपको वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायो ये पूछा जाता है, जिसमें से आप बायो या फिर मैथमेटिक्स में चूज कर सकते हैं। जो आपने 12th में ओके। लिया होगा उसमें आप चूज कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आता है। तो इसमें भी वही रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके बायोलॉजी से, और मतलब बायोलॉजी का जो पार्ट होगा उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस बॉटनी के रहते हैं। जैसे आप ओके। अगर नीट कंपेयर करेंगे तो नीट में क्या रहता है, मेडिकल फील्ड में क्या रहता है, उसमें एक 50-50% रहता होगा, वरना ज्यादा जूलॉजी पे फोकस करते होंगे। लेकिन इसमें क्या हम्म। है, इसका आप हर साल का पेपर देखेंगे तो इस पे आईसीआर के एग्जाम पे ज्यादातर बॉटनी को ही फोकस किया जाता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट रहता है, वो शिफ्ट वाइज मतलब जिसका जिस दिन पेपर होगा 3-4 शिफ्ट में रहते हैं पेपर, वो शिफ्ट वाइज डिफर करते हैं। किसी का शिफ्ट में केमिस्ट्री हार्ड होगा, तो किसी के शिफ्ट में फिजिक्स हार्ड होगा, तो किसी के शिफ्ट में दोनों मॉडरेट होगा, और किसी किसी के शिफ्ट हम्म। में बायो थोड़ा इजी रह जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड वो ऐसे ही रहता है मतलब। बाकी सारे ओके। जितने एग्जाम्स रहते हैं वैसे ही रहता है। और तैयारी की जहां तक बात करें तो तैयारी में कोचिंग के तो मैं ज्वाइन किया हुआ था, तो वहां पे पढ़ाई करता था, बेसिकली वहां पे जो पढ़ाया जाता था उसी को ही पढ़ता था। और एनसीईआरटी पढ़ता था, मतलब जो सीबीएसई के बुक्स रहते हैं एनसीईआरटी उसी को ही मतलब पढ़ाई किया था। बस ऐसे ही तैयारी था, और कुछ ज्यादा मतलब मैंने स्पेसिफिक ज्यादा कोई एडवांस नहीं दिया था, बस टेस्ट वगैरह देता रहता था। मतलब लॉकडाउन हो गया था हम्म। तब, हम 2020 में मैंने एग्जाम दिया तो लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के टाइम मैंने अपनी स्पीड बूस्ट की और भी ज्यादा, मतलब मार्क्स सिक्योर करने के लिए रेडी रहा। क्योंकि आईसीआर के एग्जाम में क्या रहता है, एक्चुअली बॉटनी आपका ज्यादा मार्क्स ट्रिक क्वेश्चन करके ज्यादा मार्क्स ले लेता है, और नेगेटिव मार्किंग बॉटनी ही लेता है।
इसीलिए ओके तो 600 में से अगर आपका 450 के आसपास भी रह जाता है, तब भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिल जाते हैं। ये इतना टफ रहता है। ओके ओके ओके। और ये प्राइवेट कॉलेजेस नहीं रहते इस चीज के लिए कुछ? प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, बच्चे प्राइवेट में करते हैं, लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिफरेंस ये रहता है, आईसीआर अभी तक सिर्फ एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक्रेडिट किया है, वो है आपका पंजाब में एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सिर्फ उसी को ही एक्रेडिट करता है। मतलब ओके एक्चुअली क्या हो रहता है कि अगर आप प्राइवेट में आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, तो आगे चल के आप गवर्नमेंट में मतलब आ ही नहीं सकते। बच्चे आईसीआर ओके आईसीआर के 3 एग्जाम्स होते हैं एक्चुअली। ये है यूजी लेवल का, जिसमें आपको बीएससी करना पड़ता है, और आपको पीजी करने के लिए मतलब इसके आगे पीजी अगर आप करेंगे तो आईसीआर के पीजी एग्जाम होते हैं, और उसके ऊपर आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ, वो साइंटिस्ट लेवल के लिए। तो आईसीआर का जो मतलब एग्जाम रहता है वो बेसिकली पूरा गवर्नमेंट का एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका फार्मर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर रहता है। तो अगर आप हम्म। प्राइवेट में करेंगे तो आप बाद में अगर बीएससी आपने सोचा कि बीएससी एग्रीकल्चर में प्राइवेट में कर लूंगा, फिर मैं पीजीए जो है वो आईसीआर का एग्जाम देके गवर्नमेंट में करूंगा, ये नहीं हो सकता। एक्चुअली जो आईसीआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसमें आप यूजी अगर आपने गवर्नमेंट से किया हुआ है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से किया हुआ है तभी आप पीजी में आईसीआर में आ सकते हैं, वरना आप ओके। प्राइवेट से किए होंगे तो नहीं आ पाएंगे। ओहो, तो उसमें क्या जॉब्स पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? मतलब जो प्राइवेट बच्चे करते हैं क्या उनको गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम होती है क्या अगर फ्यूचर में जाकर? हाँ, बेसिकली ये जॉब्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और आईसीआर एक्चुअली वो अपना ही उनका खुद का मतलब वो काउंसिल है, जैसे मैंने बताया ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये उनका हाँ खुद का हाँ। ही रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर का खुद का ही रहता है, तो वो खुद ही आपको जॉब अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट्स में। और प्राइवेट में दरअसल क्या बात रहता है कि प्राइवेट में आप का वो सर्टिफिकेट जो रहता है वो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपसे वो रेज्यूमे में जो होगा, कई कई आईसीआर के स्टूडेंट होते हैं जिनका रेज्यूमे देख के ही उनको पास कर दिया जाता है ऑफिसर लेवल के पोस्ट पे। लेकिन प्राइवेट में ओके से अगर आप पास आउट हुए, आपका सर्टिफिकेट प्राइवेट होगा, तो आपको फिर से कोई उनका एक एग्जाम्स देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा झंझट रहता है। और ओके प्राइवेट से ओके। पढ़ने के बाद तो आप गवर्नमेंट में पढ़ाई ही नहीं कर सकते, वो एक डिमेरिट हो गया। तो मतलब बेसिकली ये एक इस तरीके का एग्जाम है कि जहाँ पे आपको अगर आपको गवर्नमेंट मतलब सीट मिल गई है तो ठीक है, अगर नहीं मिली है तो छोड़ दो, दोबारा ट्राई करो है ना? ये इस तरीके से है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। एग्जैक्टली ओके। सो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो थोड़ा इस चीज से हटके होगा कि लाइक आप लोग जब वहाँ पे मतलब सब लोग तैयारी कर रहे थे अपने इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो आपके फ्रेंड सर्कल में जहाँ आपको क्या फील हुआ कि क्या आपकी जनरेशन जो है, आपकी जो एज ग्रुप है, क्या वो लोग क्लियर हैं कि उन लोगों को फ्यूचर में क्या करना है? क्या जस्ट बस वो कोई किसी ने पेरेंट्स को, किसी ने मतलब आप जैसे आपका तो क्लियर था और आपके पेरेंट्स ने भी आपको उस चीज के लिए अलाउ किया, बट व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी जो आपके दोस्त थे, तो क्या वो क्लियर थे कि भैया उन्हें क्या करना है लाइफ में या क्या करने जा रहे हैं, वो फ्यूचर में क्या बनेंगे क्या करेंगे? तो किस तरीके था उनका माहौल उस समय, और अभी वो लोग कहाँ मैं पे अगर हैं? मैं अगर सच्ची बोलूं तो ज्यादातर बच्चे मतलब 80% बच्चे वो लोग खुद नहीं जानते वो क्यों पढ़ना चाहते, उनको बस मतलब रहता है हमारी अच्छी पैकेज लगेगी, इस फील्ड में जाएंगे तो अच्छा पैकेज लग जाएगा। हालांकि वो ऐसा नहीं रहता, अगर आप आईआईटीज एनआईटीज में भी जाओगे तो आपका पैकेज डिसाइड करता है कॉलेज में आप कितना अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एग्जैक्टली। आपके पास स्किल्स कितना है। और हम्म। स्किल्स तभी आएगा ना जब आपका उस पर इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये बच्चे क्या डेफिनेटली। करते हैं कि वो लोग, कुछ बच्चे रहते हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे, कुछ क्या ज्यादातर बच्चे वो ऐसे रहते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि क्यों करना है, बस उनको करना इसलिए रहता है क्योंकि उस पर पैकेजेस ज्यादा मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। और एक हम्म। ट्रेंड आ गया ना कि हाँ बीटेक 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 आईआईटी आईआईटी आईआईटी, ऐसा रहता है। कुछ हम्म। बच्चे ऐसा रहते हैं जो मतलब कि सिर्फ उनका मतलब ब्रांच अगर नीचे भी रहेगा तो वो आईआईटी एनआईटी इसलिए जाएंगे ताकि टैग लगा रहे कि हम आईआईटी से पास आउट हुए हैं। लेकिन ओके। हालांकि उनको नौकरी नहीं मिले वो टैग लेके भागते रहते हैं कि हम आईआईटी से ओके। पास आउट हुए हैं, ऐसा रहता है। क्लियरिटी नहीं रहता है। लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं जिनका वो डेडिकेशन रहता है कि नहीं हमें कुछ करना है लाइफ में, हमें कंप्यूटर साइंस पे जाना है, मुझे कंप्यूटर साइंस पे इंटरेस्ट है, तो वो लोग आईआईटी देते हैं और वो क्लियर भी कर लेते हैं। आईआईटी में बेसिकली ज्यादातर बच्चे वैसे ही रहते हैं, वैसे ही बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और बाकी जो रहते हैं मतलब
जो क्लियरिटी नहीं है उनका कि क्या करना है उनको, क्यों जाना है, वो बेसिकली इनमें नहीं जा पाते हैं, आईआईटीज एंड आईआईटीज में नहीं जा पाते, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी फील्ड के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते, क्योंकि वैसा वो हार्डवर्क नहीं कर पाते। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मतलब वो बच्चे इन्फ्लुएंस में होते हैं कि पेरेंट्स ने बोल दिया है कि आपको आईआईटी करनी है, ये करनी है। जब बच्चों बच्चों का एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता पूरी एक, जिसको बोलते हैं पाथवे, 10th क्लास में किसी ने पाथवे नहीं बताया है कि अगर आप बीटेक करोगे तब यहाँ जाओगे, अगर आप एमटेक कर जब मतलब अगर मेडिकल करोगे तब यहाँ जाओगे, जहाँ ये दो तीन चीजें छोड़ के इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अगर आपका खुद का कोई इंटरेस्ट है, जैसे आप अगर ड्राइंग अच्छी करते हो, या फिर आप अगर क्रिकेट में जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप फिजिकल फील्ड, जैसे क्रिकेट में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। जैसे अब आप एक चीज देखो, अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले तो ना खेल रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं उसमें, कोचेज हैं उसमें, जो मतलब जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग हैं। फिर उसमें भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो टेक्निक रिसर्च करते हैं, जो मतलब अलग अलग चीजों पे, मतलब देर देर आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें। तो ये चीजें आई थिंक 10th क्लास में बच्चों को पता होनी चाहिए। क्या लगता है तुम्हें? जी जी बिल्कुल, 10th क्लास में बिल्कुल पता रहनी चाहिए। और बच्चे, मुझे ही पता है कि तब तक उनको ज्यादा मतलब नहीं लग पाता कि उनको क्या करना है लाइफ में, क्योंकि तब बच्चे को लगता है हाँ ये वाला बहुत सही है, हाँ ये वाला बहुत सही है, मतलब उनका मन भी उनसे कहता है कि हाँ ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये वाला भी। वो अपने खुद के अंदर में जो टैलेंट है, मतलब खुद जो यहाँ पे मतलब दिल में रहता है ना, और एक रहता है ब्रेन पे। ब्रेन क्या करता हाँ। है, वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, हाँ ये भी बहुत अच्छा है, ये भी। लेकिन अगर आप पूरा शांति से बैठेंगे, पूरा अपना देखेंगे कि किस फील्ड में आप अच्छे कर पा रहे हैं, तभी वो। और वो 10th में थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल रहता है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो यही इसीलिए वो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें बहुत सारे मतलब 5th 5th क्लास से आपको बहुत सारे एक्टिविटीज करवाया जाएगा, ताकि आपको खुद से तब पता लग जाए 10th आते आते कि क्या क्या रहे, मतलब क्या क्या जिसमें आप बहुत बहुत अच्छे कर पा रहे हैं, कौन सी फील्ड है जिसमें आप अपना 110% लगा पा रहे हैं। खैर वैसा नहीं है जैसा तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। आप सोचोगे अगर कोई बच्चा कारपेंट्री कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आप 5th क्लास में हो, आप 6th क्लास में हो और आपने कारपेंट्री सीखी, आप 10th क्लास में आए, आ रहा आप आपने अभी अपने मम्मी पापा को बोला मम्मा मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, तो आपको लगता है आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे आपको? अभी नहीं नहीं आपका जो बिल्कुल। आपका जो टैग था वो बहुत ही क्या बोलते बोलते हैं, बहुत ही एक शाइनिंग टैग था कि दैट आई वांट टू डू रिसर्च, समझ रहे हो? तो पेरेंट्स को भी लगा कि ओ बाय गॉड, मतलब बोलने में अच्छा लग रहा है कि आई वांट टू डू रिसर्च। सोचो कोई बच्चा 10th तक ये आइडेंटिफाई करता है कि वो बहुत अच्छा डांसर है, जो 10th तक ये आइडेंटिफाई करता है कि मतलब उसको साइकोलॉजिस्ट बनना है, या 10th तक आइडेंटिफाई करता है, जब कुछ ऐसी फील्ड जिसमें, जैसे मान लो पेंटिंग लगा लो, तुम पेंटिंग लगा लो, तो लाइक पेरेंट्स इस बात को फील ही नहीं कर पाते कि पेंटिंग से भी पैसा कमाया जा सकता है फ्यूचर में। जहाँ जो आर्ट होती है उसका कितना ज्यादा स्कोप है, अलग अलग फील्ड में, कंपनीज में उनकी भी जॉब्स होती हैं। तो ये चीज की अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली। उस समय अगर ये एजुकेशन सिस्टम अप्लाई होगा तो उस समय सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी करियर काउंसलर्स की। अच्छा, आप लोगों को इस बात का पता है कि करियर काउंसलर्स जैसे कोई लोग होते हैं और 10th के बाद उनके पास जाया जाता है, या 10th के दौरान उनके पास जाया जाता है, जहाँ करियर काउंसलर जैसे कोई नाम की चीज होती है दुनिया में? इस चीज के बारे में पता है? जी मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि हमारे जब मैं केंद्रीय विद्यालय, एक्चुअली मैं केवी से हूँ, तो जब मैं हम्म। केवी में पढ़ता था, हमारे 10th क्लास में 2-3 बार करियर काउंसलिंग हुआ था, जिसमें करियर काउंसलर भी आए थे, और कभी कभार जो जिस फील्ड में वो लोग भी आते थे करियर काउंसलर, और पर्टिकुलरली करियर काउंसलिंग एक रहते थे जो कि हमें काउंसिल करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कुछ कुछ जगह पे है, और लेकिन मैं कहूँगा ज्यादातर जगह पे नहीं है। हम्म। और जैसे बात हमारे रही पेंटिंग। गांव एरियाज में, हमारे रूरल एरिया में, हमारे थोड़े बैकग्राउंड, जैसे मतलब अब मेन सिटीज को छोड़ दो तो फिर नहीं है उसके बाद, है ना, काउंसलर्स वगैरह। जी बिल्कुल। और बात रही आपकी, अगर पेरेंट्स नहीं जानते बिल, क्योंकि वो लोग अवेयर नहीं है ना इसके बारे में कि हाँ ऐसे ऐसे फील्ड में ऐसा ऐसा भी हो सकता है, तो ये एक्चुअली एजुकेशन पॉलिसी का काम रहता है कि वो इस चीज को अवेयरनेस फैलाए, हम्म। पेरेंट्स को अवेयर करे कि ऐसे ऐसे फील्ड भी रहते हैं, मीटिंग करवाए स्कूल में कि ऐसे ऐसे फील्ड्स रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स रहते हैं, जितने सारे स्टेट्स बोर्ड रहते हैं, वो अपने एजुकेशन पॉलिसी में ये सब लाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बाहर के एजुकेशन सिस्टम, मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करवाएंगे, तो उनके चैरिटी प्रोग्राम्स भी रहते हैं,
बच्चे मतलब 5th 6th क्लास से चैरिटी प्रोग्राम में भी जाएंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करेंगे, लाइब्रेरी में काम करेंगे, हर जगह पे। वो छोटा ऊंच नीच वैसा कुछ नहीं दिखा जाता कि हाँ ये काम बहुत छोटा है, ये काम बहुत नीच है, ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ पे अगर वैसा कोई करेगा तो उसको बोलेंगे अरे तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स ही खुद बोले, कोई और नहीं बोलेगा। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को बोलेंगे। फ्रेंड्स जो होंगे ना वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी खुद अपना अपना कुछ 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 काम कर रहे होंगे। पेरेंट्स ही बोले कि हाँ तुम क्या ये यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या मॉनिटर बने हो, क्या इसमें क्या ही रहता, क्लास मॉनिटर बनो, स्कूल मॉनिटर बनो, ऐसा रहता हाँ। है। तो इस अवेयर नहीं है वो लोग, एक्चुअली अवेयरनेस करना चाहिए उनको। ओके, चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पेरेंट्स नंबर गेम खेलते हैं, मतलब हमारे बच्चे के 90% आने चाहिए, 95% आने चाहिए, तो ये नंबर गेम कहाँ तक वैलिड है? मतलब क्या लगता है आपको, पेरेंट्स को क्या इस बारे में कैसे सोचना, मतलब एक बच्चा क्या सोचता है और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, थोड़ा इस बारे में बताओ। बिकॉज आई आई थिंक आपकी एज में ये सोच पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयरनेस देगी कि भैया बच्चे क्या सोचते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उन बच्चों से। मतलब क्या 60% वाला बच्चा बेकार है क्या? मुझे देखिए लगता है कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है और बच्चे की भी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे का भला चाहते हैं कि हम्म। तुम इतने परसेंट लाओ, ताकि वो तो हमसे नहीं ले रहा है ना कि तुम इतने परसेंट लाओ और हमें दे दो, हम इससे कुछ करेंगे। वो बच्चे हम्म। को ही एक्चुअली वो चाहते हैं कि हम आज जिस पोजीशन में है उससे ऊपर वाले पोजीशन में अपना हमारा बच्चा रहे। उनका हम्म। व्यू भी ठीक है, और अगर बच्चे का व्यू भी देखा जाए तो वो भी ठीक है कि नंबर से क्या होगा, नंबर से आजकल क्या होता है, स्किल्स होना चाहिए, टैलेंट रहना चाहिए। दोनों साइड का व्यू एकदम अप्रोप्रिएट है। लेकिन हम्म। पेरेंट्स को भी कभी कभार ये समझना चाहिए कि जो नंबर्स रहते हैं वो कई हद तक वैलिड रहते हैं, लेकिन अगर वो सीख रहा है, बच्चा अगर सीख रहा है तो नंबर्स ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। आप ये चेक हम्म। करेंगे, अगर बच्चे इस पे इंटरेस्ट है, बच्चे का साइंस पे इंटरेस्ट है, तो बच्चे का नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि वो इस पे इंटरेस्टेड है। और अगर वो बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कितना भी कोशिश कर ले, वो नंबर नहीं ला पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो एग्जैक्टली। रट्टू पोपट बन के लाएगा, कुछ सीखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो पेरेंट्स हम्म। अगर उसको ये मतलब समझाए कि बेटा तुम सीखो, तुम ये मत चाहो कि तुम्हें नंबर्स लाने बस, तुम जितने तुम पहले सीखो, मतलब तुम्हारा अभी तो क्लास 5th 6th में फाउंडेशन शुरू रहता है। इस पे बच्चों को पेरेंट्स क्या करना चाहिए, पेरेंट्स बताना चाहिए बच्चों की तुम इस टाइम पे सीखो, बस सीखते जाओ, नंबर्स के पीछे मत भागो, सीखते जाओ। नंबर्स के पीछे कब भागना है, तुम 10th पहुंचो, 11th पहुंचो, तब थोड़ा नंबर की जरूरत रहता है, क्योंकि नंबर्स हम्म। तो चाहिए। अगर आपको कुछ डेफिनेटली। करना है तो नंबर्स तो पहले चाहिए। ऐसा नहीं कि हम्म। बिना नंबर्स के भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा अच्छे मेहनत कॉलेजेस रहता में है। एडमिशन लेने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नंबर्स काउंट हो जाते हैं हाँ उसमें। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए वो एटलीस्ट तो वो 75% तो मांगते हैं ज्यादातर कॉलेज, जितने भी और अच्छे कॉलेजेस है। और आप अगर बिल्कुल किसी बिल्कुल। दूसरे फील्ड पे भी जाओगे तब भी आपको तो वो पूछेंगे ना आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या की है। अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट कब काम आएगा, जब आप उस फील्ड पे जाएंगे। उस फील्ड पे जाएंगे तभी तो टैलेंट काम आएगा, और उस फील्ड से जाने से पहले आपको ये सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली। इस पढ़ाई के लिए आपको अच्छे नंबर्स लाने पड़ेंगे। एटलीस्ट हम्म। आपको 75% तो बिल्कुल लाने ही चाहिए, ये मेरा हम्म। मानना है। क्योंकि इससे आपको किसी भी फील्ड पे जाइए आपको 75-65% तो जरूरत ही जरूरत है एक अच्छे हम्म। कॉलेज के लिए, तभी तो आप अपना करियर अच्छे बना पाएंगे। डेफिनेटली। तो इसमें व्यू एक्चुअली। दोनों का ही सेम है, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत है या फिर मम्मी पापा गलत है। मम्मी पापा का भी व्यू रहता है कि बच्चे हमारे अच्छे लिख के पढ़ाई डेफिनेटली करें। पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं, बिकॉज उनको सोशल इमेज भी तो नहीं मेंटेन रखनी होती है ना। और सो एट द सेम हाँ टाइम पेरेंट्स एट द सेम टाइम बच्चे का भी अच्छा चाह रहे होते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं 9th क्लास में जब था, तो मेरा एक दोस्त था। उस बंदे को लिटरली में कुछ नहीं आता, मतलब उसको उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था जिंदगी से। मतलब पढ़ाई से मतलब ही नहीं है उस बंदे को, बट वो एक ऐसा बंदा था। मतलब हम लोग पेंसिल से ड्राइंग करते हुए कई बार गलत कर देते हैं, है ना। वो बंदा पेन से ड्राइंग करता था, मतलब जिस समय टीचर पढ़ा रही होती थी वो पेन से ड्राइंग कर रहा होता था, और वो मतलब इतनी सही ड्राइंग बनाता था पेन से कि थोड़ी सी भी गलती नहीं होती थी। और मुझे याद है कि जब हम 9th से निकले तो वो 9th में फेल हो गया। तो स्कूल वालों, और इतना गंदा फेल हुआ, जैसे कई बार होता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, आपको फिर भी आपको अपग्रेड कर देते हैं, 10th में भेज देते हैं। बट वो बेचारा इतना गंदा फेल हुआ कि उसको 9th में रखा गया। एंड फिर उसके बाद लाइक मेरे साथ ही बैठता था वो, मेरे को याद है मेरे साथ बैठता था वो। तो
मुझे हमेशा बहुत तरस आता था उसके ऊपर। जब वो 9th में हुआ था, तो जब उसने देखा कि यार मेरे दोस्त 10th में चले गए और मैं 9th में हूँ, तो एक बार हमने देखा कि वो बाथरूम में गिरा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था वहां पे वो। तो मतलब कितनी ज्यादा टेंशन ले ली उसने। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट्स ये नहीं देख पाते, जैसे अब अभी तक हम देखो, हम टीवी देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, कितने कितने सारे बच्चों को देख रहे हैं हम लोग। आज देखो, मीडिया फील्ड कोई छोटी फील्ड नहीं है। आप देखो कितने चैनल्स हैं अभी के टाइम पे, कितने चैनल्स हैं उस पर, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक मतलब लाखों के में तादाद में लोग काम कर रहे हैं। मैं देखिए, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ऐसा कह नहीं कह रहा है कि हाँ सब लोग मीडिया में ही चले जाएंगे और सब लोग फेमस ही हो जाएंगे। बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर अगर मान लीजिए मेरे 10th में 50% मार्क्स आते हैं, बट मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, समझ रहे हो, तो क्या क्या मेरा करियर नहीं बन सकता ड्राइंग में? मतलब आज के टाइम पे अगर मुझे, मेरे पास आर्ट है, और जहां तक मैक्सिमम कंपनीज हैं, मुझे जहां तक अभी तक हमने देखा है कि गूगल और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है आजकल स्किल बेसिस पे बच्चों को उठाती हैं, है ना। और कुछ बच्चे बहुत ही छोटे कॉलेजेस में पढ़ जाते हैं, बट द मेन कंसर्न उनका ये होता है कि यार हम, हमारे अंदर जो टैलेंट है वो हम उसको शोकेस कर पाए, और कई बार वो शोकेस कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको बीटेक करनी है और बीटेक के बाद वो 10-12 हजार रुपए की नौकरी करनी है। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे, इतने सारे टैलेंटेड बच्चे जो निकल रहे हैं, क्या उनके बहुत सारे मार्क्स आ रहे थे? हम कितने सारे एक्टर ऐसे देखते हैं जिन जो 50% लेके पास हुए हैं, वो पास ही नहीं हुए सही ढंग से अपने उसमें। और बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं, और मतलब एक चीज देखो कि जो बच्चे लाइक, ये जो 3 ऑप्शंस दे दिए हैं हमारी मार्केट ने हमें, आर्ट्स और केमिस्ट्री और ये साइंस एंड उसके बाद क्या है, कॉमर्स। जो बच्चे इन तीनों में चीजें नहीं जाते, क्या वो बच्चे करियर नहीं बना सकते? तो मतलब ये चीज एक मतलब ऐसा नहीं लगता, ये थोड़ा सा अलग हो गया पूरा एजुकेशन सिस्टम, इस चीज को भी तो समझा नहीं है। या स्कूल इस हाँ चीज को, ये हाँ स्कूल भी इस चीज को वो नहीं कर पाते, मतलब सपोर्ट नहीं कर पाते। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब अगर साइंस या फिर ये नहीं पढ़ेंगे तो वो नहीं बन सकते हैं। बेसिकली देखिए, आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको एक मिनिमम नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, तभी तो आप लाइफ में हम्म। तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा। और 10th तक मुझे लगता है आपको वो चाहिए, 11th 12th का भी छोड़ दीजिए, 10th तक तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपको तब एक नॉलेज दिया जाएगा जिससे आपका लाइफ में कुछ यूजेस होने वाले हैं। हाँ, ज्यादातर यूजेस नहीं होंगे, मतलब वो कॉस थीटा ठीक है, वो यूजेस नहीं होने वाले, लेकिन कुछ तो चीजें रहेंगी, जैसे साइंस में आपको पढ़ाया जाता है, वो चीजें आपके लाइफ में काम आने वाले हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अगर एक आर्टिस्ट होगा, वो अगर पढ़ाई नहीं करेगा, कभी मान लीजिए वो घर पे है, उसका बल्ब नहीं कुछ हो पा रहा है, वो अगर खुद से भी करना चाहेगा ना, कि मैं अभी खुद से भी अगर करना चाहूँ, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता होगा कि कैसे लगाया जाता है, क्या है ये फ्यूज कौन सा है, नेगेटिव वेयर कौन सा है, पॉजिटिव वेयर कौन सा है। तो बेसिक नॉलेज तो एक रहना चाहिए, और बेसिक हाँ नॉलेज वो थोड़ा वो रह। तो जनरली सीख जाता है ना आदमी। अब कितने गांव में लोग अनपढ़ हैं, वो क्या बल्ब नहीं लगा सकते अपना? मतलब देखो देखो, लुक लुक, मैं जहाँ पे तुम्हारे लिए एक नेगेटिव क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा, जहाँ मैं स्कूल के लिए क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि देखो, मैं मान लो मैं तुम्हारी सेम, मैं तुम्हारी एज का ही हूँ, सेम एज के लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। मतलब मैं इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली पेरेंट्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया 10th के बोर्ड में। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपके बच्चे में आपने क्या एक्सप्लोर किया 10th तक। समझ रहे हो? बिकॉज हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो हम सीख जाते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंटली, हमने एक प्रिंसिपल के साथ एक इंटरव्यू लिया था, स्टार्टिंग वहीं से किया था इंटरव्यू का। तो उन्होंने बताया था कि एक बनिए का बच्चा जब अपने पापा के साथ बैठता है, तो वो उसको अगर मान लो पता हो कि 16 रुपए का जो है 1 किलो चीनी है, तो उससे अगर कोई 250 ग्राम चीनी मांगेगा ना, तो वो तुरंत 1 सेकंड में कैलकुलेट करके बता देगा कि चीनी कितने की है। बट एक सीबीएसई पढ़ा हुआ बच्चा तुरंत नहीं बता पाएगा कि 16 रुपए की अगर 1 किलो चीनी है तो 250 ग्राम कितने की होगी। सो दैट इज कॉल्ड स्किल। स्किल मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में जब आप काम करते हो, तब आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है। और ये जो हम मतलब बुक रीडिंग और ये लिखना और ये रटा मारना, ये सिर्फ मेमोरी बूस्ट करने की चीजें हैं। सो मतलब लाइक इस वीडियो का हमारा मेन कंसर्न यही था कि आपके साथ बात करने, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। बिकॉज मैं बहुत खुश हुआ इस चीज को जान के कि आपको क्लियर था कि आपको क्या करना है, फिर आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। मतलब ये की पॉइंट्स थे आज जो आपकी वीडियो से
आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स को या बहुत सारे बच्चों को पता चलेंगे कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू रियली वांट। फिर आप लगातार सर्च करो, जो आपने किया, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। फिर सर्च करो कि आप वहां पे कैसे जा सकते हो। फिर पेरेंट्स को बताओ कि क्या क्या फील्ड है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैसे पैसा, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता है यार। आप उनको बताओ ना कि मम्मी इसमें पैसा कमाया जा सकता है, लोग कमा रहे हैं, तो पेरेंट्स डेफिनेटली एग्री करेंगे, बिकॉज हमसे प्यार करते हैं। अब मैं जब मेरे को मरीन में जाना था तो मेरे मेरे पेरेंट्स गांव वाले पेरेंट्स हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में, बट मैंने उनको फिर बताया कि देखो इसमें बहुत सारा स्कोप होता है, जाते हैं लोग इस तरह के जाते हैं। एंड उन्होंने जाके देखा और उन्होंने समझा इस चीज को, भले ही वो इतने एजुकेटेड नहीं थे बट फिर भी उन्होंने इस चीज को समझा। तो यहाँ पे हमारी भी गलती हो जाती है कि हम लोग पेरेंट्स को नहीं बता पाते, बट आपने बताया और फिर आपको थोड़ी सी टीचर ने गाइडेंस दी एंड देन आपने एग्जाम दिया एंड देन यू आर नाउ, मतलब बेसिकली मैंने अब भी पढ़ आपको रहे। वही बताया ना कि पेरेंट्स को एक्चुअली अवेयर होना चाहिए हर एक फील्ड के बारे में, और बच्चे का टैलेंट देखना एग्जैक्टली। चाहिए। मैंने भी हाँ वही जैसे वो बताया कि जैसे वो अवेयरनेस बहुत जैसे जरूरी है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो बड़े बड़े स्कूल ढूंढते हैं, बड़े बड़े कॉलेज ढूंढते हैं अपने बच्चे के लिए, वैसे उनको पता होना चाहिए कि बच्चा कितनी डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है। इस बारे में पेरेंट्स को नॉलेज लेनी चाहिए, है ना, हम्म। कि बच्चा कितनी डिफरेंट क्रिएटिविटी कर सकता है या क्या क्या कर सकता है, और जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या क्या कर सकता है। बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रामा करने में बहुत अच्छे होते हैं, और जब कुछ बच्चे मेकअप करने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी, अभी तो कितना, अभी कल हमारा एक साहिल प्रभु साहब, साहिल सर के साथ इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने उसमें बताया कि 5,000 आई थिंक उन्होंने बताया कि करियर ऑप्शंस हैं अगर आप चूज करना चाहो तो इतनी ज्यादा और ऑप्शंस हैं। उससे भी ज्यादा वास्ट रहते हैं, क्योंकि एक ही हाँ फील्ड में हाँ, बहुत सारे फील्ड्स उसमें भी आ एग्जैक्टली, जाते नई हैं। नई 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 ऑप्शंस आ रही हैं बहुत सारी, मार्केट में नई नई ऑप्शंस हाँ। आ रही हैं जिनके बाद पेरेंट्स को पता नहीं। आई थिंक बच्चों को ही पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए। शायद कुछ पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रूड हो जाते हैं, मतलब अपने उसको लेके कि नहीं 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 हमारा, तुम तो भैया भाई मेडिकल ही करोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं ऐसे। तो फिर वो बच्चे कॉलेज में आके नशे करते हैं और फिर बस कहाँ क्या कर रहे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक और यू। आई होप कि ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगी ये वीडियो, और पेरेंट्स को थोड़ा बताएगी कि अपने बच्चों को कैसे गाइड करना चाहिए और किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप हम लोग थैंक यू ब्रो। लॉकडाउन के बाद मिलेंगे दोबारा। ठीक है। ओके। ठीक। थैंक यू।